प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पुनः आपके सम्मुख मैं डॉक्टर गौरव त्रिपाठी लेकर उपस्थित हूं होमगार्ड और टीईटी पर बेसिक पाठ्यक्रम से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आज हमने आपके लिए जो प्रश्न उठाए हैं वो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों के कक्षा 5 की ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज की बुक से हमने प्रश्नों का संकलन किया है और ये संकलन लेकर के आपके सम्मुख अपने विद्यार्थियों के मार्गदर्शन और प्रदेश के सभी विद्यार्थियों जो टेट के एस्पिरेंट्स हैं उनके मार्गदर्शन के लिए ये नोट शीट लेकर के मैं आया हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे नोट शीट लेकर के पर चर्चा करूंगा और आप ना नोट कर पाए तो वीडियो में यहां पर हमारे नोट शीट चस्पा रहेगी और आप वीडियो को पॉज करके हमें देख सकते हैं। विद्यार्थियों, आप टैली चिन्ह जानते हैं? टैली चिन्ह कैसे बनाया जाता है? 1 को लिखना होता है, 1 को टैली में ऐसे लिखते हैं 1 पाई, 2 को टैली में 2 पाई लिखते हैं, 3 को टैली में 3 पाई लिखते हैं, 4 को टैली में 2 3 4 पाई लिखते हैं और 5 को टैली में कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 और 5वें के लिए आड़ी लाइन बना देते हैं। ये क्या हो गया? 5। तो इसको कहते हैं टैली संकेत। क्या कहते हैं इसको? टैली संकेत। तो आप टैली के लिए जान जाइए कि टैली चिन्ह कैसे बनाया जाता है। ठीक है। दूसरी बात, यदि आपने ग्राफ देखा हो, ग्राफ ऐसे होता है, ग्राफ ऐसे बनता है। आपको हर चीज जाननी चाहिए, कब कहां क्वेश्चन पूछ ले। ग्राफ ऐसे बनता है, आप देख लीजिए, ऐसे 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 ऐसे। ये जो है इसको कहते हैं यक्ष अक्ष। क्या कहते हैं? यक्ष अक्ष। ये जो नीचे वाली लाइन होती है इसको यक्ष अक्ष और ये जो ऊपर वाली लाइन होती है इसको कहते हैं वाई अक्ष। क्या कहते हैं? यक्ष अक्ष और वाई अक्ष। ये बात आप जान गए। तीसरा प्रश्न है कि आप किसी भी पृष्ठ पर दिशाओं का निर्धारण कैसे करेंगे। तो आप पृष्ठ को लीजिए, कॉपी को लीजिए, कॉपी ऐसे होगी और एक ऐसे लाइन खींचिए, ऐसे खींचिए। तो जो ऊपर आएगा आप अपने सामने लीजिए और जो ऊपर आएगा वो होगा उत्तर और उत्तर के जस्ट नीचे जो होगा दक्षिण। उत्तर दक्षिण। और जो किधर आएगा? मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु से आपके बाईं तरफ जो जाएगा, बाएं हाथ पश्चिम और दाहिने हाथ पूरब होगा। तो दक्षिण दक्षिण, उत्तर दक्षिण, पश्चिम पूरब, पश्चिम पूर्व। बाएं हाथ पे पश्चिम और कॉपी में दाहिने हाथ पे पूरब और उत्तर दक्षिण होगा। ये इतनी बातें हम आपको चित्र के माध्यम से। क्या आप जानते हैं ये जो पत्तियां हैं, पत्तियों को आप डाली पे देखिए तो कई प्रकार की पत्तियां डाली पे निकलती मिलती हैं। किसी डाली में देखते हैं कि एक जगह पर एक पत्ती होती है। कितनी पत्ती होती है? एक पत्ती होती है। यानी डाली में एक जगह एक पत्ती निकलती है, उसको कहते हैं एकांतर क्रम। जब डाली में किसी भी पौधे, नोट करिए, किसी भी पौधे के डाली में जब किसी पौधे की डाली में जब एक पत्ती निकलती हो एक जगह पर तो उसे एकांतर क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं?
एकांतर क्रम कहते हैं। जब किसी पौधे के, दूसरी बात, जब किसी पौधे की डाली में एक साथ दो पत्तियां निकलती हों, जब किसी पौधे की डाली में एक साथ दो पत्तियां निकलती हैं तो उसे विपरीत क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? विपरीत क्रम कहते हैं। जब एक पत्ती निकले तो उसको क्या कहते हैं? एकांतर क्रम। जब दो पत्ती निकले तो उसे विपरीत क्रम। और जब डाली में पत्तियों का गुच्छा ही एक साथ निकले, क्या निकले? पत्तियों का गुच्छा, तो उसे हम चक्रीय क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पत्तियां तीन प्रकार से निकलती हैं, एकांतर, एकांतिक क्रम, विपरीत क्रम और चक्रीय क्रम। पत्तियों में जो विन्यास होता, पत्ती देखते ना, पत्ती में ऐसे ऐसी लाइनें लाइनें आती रहती हैं, उन लाइनों को देखा ना आपने? तो लाइनें क्या कहती? नाड़ी विन्यास उसको कहते हैं। जो पत्तियों में सिराएं ऐसी खींची खींची रहती हैं उसको क्या कहते हैं? नाड़ी विन्यास। ये दो प्रकार का होता, पत्तियों में जो नाड़ी विन्यास है दो प्रकार का होता है। एक है समानांतर नाड़ी विन्यास। क्या? पत्तियों में दो तरह के नाड़ी विन्यास होते हैं। पहला है समानांतर नाड़ी विन्यास। क्या है? समानांतर नाड़ी विन्यास। और दूसरा है जालीदार नाड़ी विन्यास। समानांतर नाड़ी विन्यास और जालीदार नाड़ी विन्यास। कुछ पत्तियों में आप बरगद वर्गद पत्ती देखिए, ऐसे खूब कटी पटी अंदर जाल बना रहता है, तो वो जालीदार नाड़ी विन्यास है। और नीम की पत्ती में देखिए तो समानांतर, एक दूसरे के अंतर पे ऐसे सिराएं बनी निकल दिखती हैं, पत्ती को देखिए तो वह है समानांतर विन्यास। राष्ट्रीय प्रतीक को देख लीजिए आप, हम अपने मन से कुछ नहीं बता रहे हैं, जो कक्षा 5 की पुस्तक है उसी से उठा रहे हैं प्रश्न। और आप मान लीजिए कि कक्षा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यदि आप पढ़ डाले तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, इसको तिरंगा कहते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, इसको क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं। क्या क्या रंग है? केसरिया है। कौन सा रंग है? कि पहला सबसे ऊपर कौन सा रंग रहेगा? केसरिया। केसरिया किस बात का प्रतीक है? त्याग का, साहस का। केसरिया, झंडे में 3 रंग होते हैं, पहला है केसरिया। केसरिया किसका प्रतीक है? त्याग और साहस का प्रतीक है। त्याग और साहस कौन प्रतीक है? केसरिया रंग। दूसरा रंग झंडे में क्या है? सफेद, श्वेत। ये किसका है? शांति और सत्य का प्रतीक है। सफेद रंग जो है सत्य का प्रतीक है झंडे में, और शांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? शांति और सत्य का प्रतीक है। और तीसरा रंग है हरा। झंडे का तीसरा रंग क्या है? सबसे नीचे वाला हरा, जो समृद्धि और विश्वास का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? समृद्धि और विश्वास का प्रतीक है। समृद्धि एवं विश्वास का प्रतीक है। और तिरंगा के बीच में नीले रंग का, ध्यान रखिएगा, नीले रंग का अशोक चक्र है और उसमें 24 तिलियां हैं। तिरंगे में नीले रंग का चक्र है। किस रंग का चक्र है? नीले रंग का। और उसमें क्या है? 24 तीलियां हैं, जो गति, उन्नति और परिवर्तन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? गति, परिवर्तन और उन्नति का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि भारत का राज्य चिन्ह क्या है? अशोक का लाट। सारनाथ, अशोक का सारनाथ का स्तंभ क्या है? अशोक का स्तंभ। अशोक का जो स्तंभ है ये 4
सिंहों से युक्त है। कंपटीशन में पूछता है कि अशोक के स्तंभ में कितने सिंह हैं, तो उत्तर होगा अशोक के स्तंभ में 4 सिंह हैं। या प्रश्न होगा भारत के राज चिन्ह अशोक की लाट में कितने शेरों के चित्र हैं, तो 4 हैं, 3 दिखाई देता है, एक पीछे छिपा रहता है। ठीक है, अशोक के जो हमने राज चिन्ह अशोक का लाट हमने यूज किया है, उसमें नीचे क्या लिखा है, सत्यमेव जयते। भारत के राज्य चिन्ह में क्या लिखा है, सत्यमेव जयते। क्या लिखा है, सत्यमेव जयते लिखा है। क्या लिखा है, सत्यमेव जयते। ठीक है, राष्ट्रगान किसने लिखा, रविंद्र। राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन अधिनायक जय हे। भारत का राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन अधिनायक जय हे। किसने लिखा है राष्ट्रगान, रविंद्रनाथ टैगोर। नोट कर लीजिए, किसने लिखा है राष्ट्रगान, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। राष्ट्रगान गाने के लिए हमें किस मुद्रा में होना चाहिए, सावधान मुद्रा में होना चाहिए। ये है सावधान मुद्रा। राष्ट्रगान गाने के लिए किस मुद्रा में होना चाहिए, सावधान मुद्रा में होना चाहिए। कितने सेकंड में गाना है, 52 सेकंड में राष्ट्रगान को गाना है। कितने सेकंड में, 52 सेकंड में गाना है। राष्ट्रगीत किसने लिखा है, राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम। वंदे मातरम क्या है, राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम। कौन लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम। वंदे मातरम को पूछ लिया कि वंदे मातरम को क्या कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रगीत कहते हैं। आपसे पूछ लिया कि वंदे मातरम किसने लिखा है, तो आपका उत्तर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। क्या है, बाघ। और बाघ किसका प्रतीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो उत्तर है बाघ। बाघ किसका प्रतीक है, ताकत और स्फूर्ति का। ताकत और स्फूर्ति का। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और बाघ ताकत और स्फूर्ति का प्रतीक है। और यूपी का राज्य पशु कौन है, बारहसिंघा। यूपी का कौन है राज्य पशु, बारहसिंघा। बारहसिंघा यूपी का राज पशु कौन है, बारहसिंघा। राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर। क्या है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय पुष्प कमल। और उत्तर प्रदेश का पुष्प कौन है, पलाश का फूल। उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन है, पलाश। उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है, पलाश। पलाश पलाश किसका, उत्तर प्रदेश का। तो ठीक है। दूसरा, ये जो मलेरिया का रोग है, किसका रोग, मलेरिया। किसका, मलेरिया जो है ये किसके काटने से होता है, मादा एनाफ्लीज। किसके, मादा एनाफ्लीज। एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज के काटने से होता है। किसके काटने से होता है, मादा एनाफ्लीज के काटने से होता है, काटने से। इसमें क्या होता है, कपकपी देकर के, कपकपी देकर के बुखार आता है। कपकपी वाला बुखार आता है। किसमें, मलेरिया में कपकपी वाला बुखार आता है। और इस किसके काटने से होता है, मादा एनाफ्लीज के काटने से होता है। मादा एनाफ्लीज के काटने से होता है। एनीमिया क्या है, अनीमिया। अनीमिया क्या है, अनीमिया का मतलब है जो खून है, अनीमिया खून में या रक्त में हीमोग्लोबिन,
HB हीमोग्लोबिन या आयरन, क्या हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है। हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी को एनीमिया कहते हैं। एनीमिया किसे कहते हैं? जब रक्त में क्या हो, हीमोग्लोबिन की या आयरन की कमी हो जाए तो हम क्या कहते हैं उसको, आयरन की कमी हो जाए तो हमें उससे कहते हैं अनीमिया या एनीमिया। पुरुष में कितना खून होना चाहिए, पुरुष में और महिला में? पुरुष में कितना होना चाहिए? पुरुष में होना चाहिए 113.5 से 17.5 ग्राम डेसीलीटर। पुरुष में कितना खून होना चाहिए? 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। कितना? 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। और महिला में 12 से क्या होना चाहिए? 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। महिला में खून का नॉर्मल रेंज क्या है? 12 से 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर है। हाँ, आप और बात बताएं, सांप जानते हैं जहरीला होता है? सांप क्या होता है? जहरीला होता है। तो सांप जो जहरीला होता है इसके ऊपरी जबड़े में, कि कहां पे? इसके ऊपरी जबड़े में क्या रहता है? इसके ऊपरी जबड़े में विष की थैली होती है। सांप के, नोट कर लीजिए, सांप के जब ऊपरी जबड़े में विष की 2 थैली होती है। सांप, किसको बात कर रहे हैं? सांप की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सांप की बात कर रहे हैं। और क्या होता है? इसके ऊपरी जबड़े में विष की थैली होती है। ये जो सांप है ना, सांप के कई प्रजातियां हैं। एक सांप में है क्या? करैत, सामान्य करैत सांप। करैत सांप क्या है? आपसे पूछ सकता। करैत सांप, करैत रात्रिचर है। करैत सांप क्या है? रात्रिचर है। करैत सांप क्या है? रात्रिचर है। और सुस्त सांप किसको कहते हैं? वाइपर एक सांप होता है। सांप की एक प्रजाति होती है वाइपर। ये सुस्त होता है। क्या होता है? सुस्त, और कुंडली मार के बैठा रहता है। कुंडली मार करके बैठता है। कौन? वाइपर सांप सुस्त होता है और कुंडली मारकर बैठा होता है। सांप जो है किसको खाता है? सांप चूहा खाता है। जानते रहिए, सांप किसको खाता है? चूहा खाता है। सांप क्या खाता है? चूहे को खाता है। सांप किसको खाता है? चूहे को खाता है। एटीएम का मतलब क्या है? एटीएम, जिससे आप पैसा निकालते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक फंड को एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में फंड का जो ट्रांसफर किया जाता है। क्या? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या है? एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफर करने का तंत्र इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कहलाता है। आधार कार्ड क्या? आधार कार्ड क्या है? आधार कार्ड क्या? एक विशिष्ट पहचान पत्र।
आधार कार्ड विशिष्ट पहचान पत्र है जिसमें 12 अंकों की संख्या होती है। कितने अंकों की संख्या होती है? 12 अंकों की संख्या होती है। आधार कार्ड में आपका आधार कार्ड नंबर जो है कितने अंकों का होता है? 12 अंकों का होता है। याद रखिएगा, आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं और आधार कार्ड के नीचे लिखा होता है, क्या लिखा होता है आधार कार्ड के नीचे? आधार आम आदमी का अधिकार। आधार आम आदमी का अधिकार। क्या लिखा होता है? आधार आम आदमी का अधिकार। आधार आम आदमी का अधिकार। क्या लिखा होता है? आधार आम आदमी का अधिकार लिखा होता है। कच्चा लोहा जो होता है, कच्चा लोहा, आप लोग जानते हैं कच्चा लोहा के बारे में? कच्चा लोहा तू कह रहा है किसको कहते हैं? जो लोहे का खनिज होता है उसे ही कच्चा लोहा कहते हैं। लोहे के खनिज को, लौह खनिज को जो खोद करके निकालते हैं, लौह खनिज ही क्या कहलाता है? कच्चा लोहा कहलाता है। कच्चा लोहा कहलाता है। कौन? जो लौह खनिज है, लोहा जो खोद के निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? लौह खनिज या कच्चा लोहा कहते हैं। ये जो कच्चा लोहा है, ये या लौह खनिज है, ये 2 रूपों में पाया जाता है। कितने रूपों में? 2 रूपों में। लाल रंग का भी होता है और दूसरा काला या भूरे रंग का होता है। काला या भूरे रंग का भी होता है। कच्चा लोहा यानी लौह खनिज लाल रंग का भी होता है और काले भूरे रंग का भी होता है। इंद्रधनुष के रंग, इंद्रधनुषी रंग आपको पूछ रहा क्या? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। क्या होता है 7 रंग में? बैगनी, आह पीनाला। बैगनी, आह पीनाला। बैग मतलब क्या हुआ? बैगनी। ये हो गया बैगनी रंग। क्या होता है? बैगनी रंग। ये नीला रंग, ये आसमानी रंग, ये हरा रंग, ये पीला रंग, पीला रंग और ये नारंगी रंग और ये लाल रंग। तो 7 रंग कौन होते हैं? बैगनी, नंबर 1 बैगनी रंग होता है, दूसरा नीला रंग होता है, तीसरा आसमानी रंग होता है, चौथा हरा रंग होता है, पांचवा नारंगी रंग होता है, छठा पीला रंग होता है और 7वां लाल रंग होता है। इसको क्या कहते हैं? बैगनी, आह पीनाला। इंद्रधनुष जो दिखता है आसमान में, इसमें 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? इसमें 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? इसमें 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। क्या आप जानते हैं घर्षण, जब 2 सतहों का घर्षण होता है, जब आपस में रगड़ते हैं, जब 2 सतह आपस में रगड़ते हैं तो क्या कहलाता है? घर्षण कहलाता है। जब 2 सतह आपस में रगड़ते हैं तो घर्षण कहलाते हैं। जब 2 सतह आपस में रगड़ते हैं तो घर्षण कहलाते हैं। या वस्तुओं को घर्षण जो है, घर्षण क्या लगता है? घर्षण जो है 2 सतहों के रगड़ने पे होता है। 2 सतहों के रगड़ने से होता है। 2 सतहों के रगड़ने से होता है। और यह घर्षण क्या करता है? वस्तु को लुढ़कने से रोकता है। किससे?
वस्तु को लुढ़कने से रोकता है, वस्तु को लुढ़कने से रोकता है। घर्षण दो सतहों के रगड़ने से होता है, ये वस्तुओं को लुढ़कने से रोकता है। घर्षण बल जितना ज्यादा होगा उतना ही चलना कठिन होगा। रेत पे आप चलिए तो वहां घर्षण ज्यादा, तो पांव धंस जाएगा, समझे आप। और उस पे चलिए केले के छिलके पे, वहां घर्षण बल अत्यंत कम, आप फिसल जाएंगे। केला पे घर्षण सबसे कम, तो फिसल जाएंगे। लेकिन सड़क पर घर्षण सही, तो आपका राह आसान। तो घर्षण बल क्या है? दो सतहों के रगड़ने पर जो बल लगता है उसे घर्षण बल कहते हैं। ठीक है। कीट भक्षी पौधों के नाम बताइए। किसके नाम? कीट भक्षी पौधे के नाम बताइए। तो पहला नाम है नीपेंथिस। नीपेंथिस, नीपेंथिस, नीपेंथिस कलश पादप। कीट भक्षी पौधा कौन है? नीपेंथिस। नीपेंथिस ये कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नीपेंथिस जो है ये क्या है? कीट भक्षी पौधा है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है और मेघालय में भी पाया जाता है। नीपेंथिस जो है क्या है? कीट भक्षी पौधा है जो कीटों को खाता है। और ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। और कीट भक्षी पौधा क्या है? यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया कैसा पौधा है? कीट भक्षी पौधा है। और कौन सा है? ड्रोसेरा। नीपेंथिस, यूट्रिकुलेरिया और ड्रोसेरा। नीपेंथिस, यूट्रिकुलेरिया और ड्रोसेरा ये कौन से पौधे हैं? ये कीट भक्षी पौधा है। कैसा पौधा है? कीट भक्षी पौधा है। सरकार कितने वर्ष के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाती है? 6 वर्ष तक के बच्चों को सरकार पोलियो खुराक पिलाती है। कितने वर्ष के बच्चों को? 6 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाती है। कितने वर्ष तक के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाया जाता है? 6 वर्ष तक के बच्चों को। जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, जो अंधे बच्चे हैं, जिनकी आंखें नहीं हैं, वो कैसे पढ़ते हैं? उनके लिए कौन सी लिपि है? ब्रेल लिपि है। किसे पढ़ते हैं? ब्रेल लिपि। दृष्टिबाधित बच्चे किस लिपि से पढ़ते हैं? तो इसका उत्तर है ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। किस लिपि से? ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। दृष्टिबाधित बच्चे ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। जो ब्रेल लिपि है ना, ये 6 बिंदुओं से बनता है इसका पूरा अक्षर। कितने बिंदु से मिलकर बनता है इसका? ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। ये उभरा उभरा रहता है। इसको बच्चा जो होता है, जो दृष्टिबाधित है, जिसको नहीं दिखा, वो छू करके एहसास करता है कि क्या लिखा है। ब्रेल लिपि में मात्रा नहीं होती, देवनागरी लिपि में मात्रा होती है और ब्रेल लिपि में मात्रा नहीं होती है। ब्रेल लिपि का जन्मदाता लुई ब्रेल है। ब्रेल लिपि का जन्मदाता लुई ब्रेल है। कौन है? लुई ब्रेल है। बहुत पूछता है कौन है ब्रेल लिपि का जन्मदाता? लुई ब्रेल है। गोवा, गोवा में कुल कितने जनपद हैं? गोवा में 2 जनपद हैं। कौन कौन जनपद हैं? उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा। गोवा में केवल 2 जनपद हैं, उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा। गोवा कहां पे स्थित है? समुद्र तट पर स्थित है। गोवा समुद्र
तट पर स्थित है। गोवा समुद्र तट पर स्थित है। गोवा में कोंकणी भाषा और मराठी भाषा प्रयोग में लाई जाती है। गोवा में कोंकणी भाषा और मराठी भाषा प्रयोग में लाई जाती है। गोवा में कोंकणी भाषा और मराठी भाषा प्रयोग में लाई जाती है। जो समुद्र तट पर स्थित गोवा है, यहां पर नारियल बहुत पैदा होता है। गोवा में नारियल बहुत पैदा होता है। आप जानते ना, कहते हैं बीच शब्द सुना है, कहते हैं समुद्र पे बीच पे खड़े हैं। बीच का मतलब है कि समुद्र का वह तट, समुद्र का वह तट जहां पर समुद्री लहरें बहुत छोटी छोटी आती हैं। समुद्र का वह तट, वह क्षेत्र जहां पर समुद्र की लहरें बहुत छोटी आती हैं, उसे बीच कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे बीच कहते हैं। गोवा का प्रसिद्ध बीच कौन सा है? कालीगूट। कालीगूट ये क्या है? कालीगूट क्या है? समुद्री बीच है। समुद्री बीच है। कहां का? गोवा का। कहां का है? गोवा का समुद्री बीच है कालीगूट। कालीगूट समुद्री बीच है। लुई पास्चर कहां के रहने वाले थे? रेबीज का टीका बनाए थे लुई पास्चर। किसका टीका बनाए? लुई पास्चर। लुई पास्चर, इनका संबंध किससे है? रेबीज से है। किससे है? रेबीज से है। फ्रांस के रहने वाले। कहां के ये रहने वाले हैं? फ्रांस के रहने वाले हैं। रेबीज का टीका लुई पास्चर ने बनाया। और टीका क्या होता है? टीका वो दवा है जो व्यक्ति को बीमार होने से पहले दिया जाता है बचाव के लिए। टीका उस दवा को कहते हैं, टीका उस दवा को कहते हैं जो बीमारी होने से पहले, टीका उस दवा को कहते हैं जो उस बीमारी के होने से पहले उसके बचाव के लिए, टीका उस दवा को कहते हैं जो बीमारी होने से पहले उसके बचाव के लिए, उसके बचाव के लिए व्यक्ति को दिया जाता है। आपसे कुछ और बात करें हम, यदि आपसे पूछ ले कि वस्तु की डिजाइन पूछ ले और पूछ ले कि ये कौन सी मिट्टी है, तो आप कैसे बताएंगे? यदि वृत्त बन जाए, यदि मिट्टी लीजिए और उससे वृत्त बन जाए तो कैसी मिट्टी होगी? वो चिकनी मिट्टी होगी। कौन सी मिट्टी होगी? चिकनी मिट्टी होगी। यदि वृत्त बन रहा है उससे तो चिकनी मिट्टी है। यदि वृत्त ना बने, वृत्त ना बने, टूट जाए, वृत्त क्या हो जाए? टूट जाए, तो क्या है? वो बेलन बन जाए। टूटे लेकिन बेलन बने, क्या बने? बेलन बन जाए, बेलन बने, तो क्या कहेंगे? वो कौन सी मिट्टी है? वो दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी से वृत्त नहीं बन सकता, सर्किल नहीं बन सकता। यदि मिट्टी से गेंद बने, क्या बने? गेंद की आकृति बने। मिट्टी से क्या बने? गेंद की आकृति बने, तो वो क्या है? रेतीली दोमट है। कैसी है? रेतीली दोमट मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? रेतीली दोमट मिट्टी है। और उससे गेंद भी ना बने, ना गेंद ना बने, तो क्या है? वो प्योर रेतीली मिट्टी है। क्या है? रेतीली मिट्टी है। तो ये देखिए बेसिक के उसमें दिए हुए हैं कि कैसे आप तय करेंगे कि कौन मिट्टी किससे है। चिकनी मिट्टी से वृत्त बन जाता है तो आप आकृतियां बना करके आप मिट्टी का परीक्षण कर सकते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि जो पंजाब है, कौन? पंजाब, पंजाब में
इसका नाम क्यों पंजाब पड़ा? क्योंकि यहां 5 नदियां थी। पंजाब में कितनी नदियां थी? 5 नदियां थी। कौन कौन थी आप जानते हैं? झेलम थी, झेलम, चिनाव, रावी, सतलज और ब्यास। झेलम, चिनाव, रावी, सतलज, ब्यास, ये 5 नदियों का क्षेत्र था। पंजाब 5 नदियों का क्षेत्र था, इसीलिए इसका नाम पंजाब पड़ा। किस लिए पंजाब का नाम पंजाब पड़ा? क्योंकि यहां 5 नदियां बहती थी। कितनी नदियां बहती थी? 5। कौन कौन? झेलम, रावी, चिनाव, सतलज और ब्यास। लेकिन ये जो पंजाब है ना, अब भारत, इसका विभाजन हुआ, कुछ भाग भारत में आया और कुछ भाग कहां गया? पाकिस्तान में। भारत वाले भाग में अब 3 नदियां बहती हैं। कितनी नदियां हैं? भारत वाले भाग में 3 नदियां बहती हैं। भारत वाले पंजाब में अब 3 नदियां बहती हैं। कितनी नदियां बहती हैं? 3 नदियां बहती हैं। भांगड़ा नृत्य, क्या? भांगड़ा नृत्य ये कहां का है? पंजाब का है। भांगड़ा नृत्य कहां का है? पंजाब का है। इसमें क्या करते हैं? कुर्ता नी और रंगीन पगड़ी, ढोल, ताशा लेकर डांस करते हैं। इसमें क्या वेशभूषा होती है? भांगड़ा में कुर्ता पहनते हैं और रंगीन पगड़ी लगाते हैं और ढोल ताशा लेकर तेज तेज नृत्य करते हैं। ठीक है। स्वर्ण मंदिर कहां स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहां है? अमृतसर। कहां है? अमृतसर। और एक बात जानते रहिए, जलियांवाला बाग ये कहां है? अमृतसर। स्वर्ण मंदिर भी अमृतसर में है और जलियांवाला बाग भी अमृतसर में है। ठीक है। क्रिकेट का जो बल्ला बनता है, हॉकी जो बनती है, इसकी जो मुठिया उठिया होती है, क्रिकेट के बल्ला का मुठिया उठिया कितना देखिए हल्का होता है। तो क्रिकेट का बल्ला और हॉकी ये किस पौधे से बनते हैं? किस पेड़ से बनता है? तो उत्तर है चीड़ की लकड़ी से बनता है। किससे बनता है? चीड़ की लकड़ी से बनता है। किससे बनता है? चीड़ की लकड़ी से बनता है। आपको कुछ विकल्प दे दिए जाएंगे और पूछ सकता है कि कंप्यूटर का अंग नहीं है, तो आप ये जानते रहे कि कंप्यूटर में क्या क्या आता है। कंप्यूटर में आता है कीबोर्ड। हम आपको सरल सरल बता रहे हैं, इसलिए मत जाइए ये तो नहीं पूछेगा, पूछ सकता है, ये आप जानते रहिए, क्योंकि ये एलिमेंट्री नॉलेज को चेक करना है आपको, आईएएस नहीं बनाना है उसको। क्या है कंप्यूटर का? कीबोर्ड। कंप्यूटर का अंग है कीबोर्ड। कंप्यूटर का अंग है माउस। कंप्यूटर का अंग है मॉनिटर। कंप्यूटर का अंग है सीपीयू। कंप्यूटर का अंग है प्रिंटर। कंप्यूटर का अंग है स्पीकर। तो क्या क्या कंप्यूटर में आता है? कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, सीपीयू, प्रिंटर और स्पीकर। क्या आता है? स्पीकर आता है। अब आपदा को देखिए। अब आपदा 3 प्रकार की हो सकती है। प्राकृतिक आपदा में बाढ़ के द्वारा, भूकंप से और सूखा। ये जो भूकंप है ना, भूकंप को किस इकाई से मापते हैं? भूकंप को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। भूकंप को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, रेड क्रॉस सोसाइटी, ये आपदा काल में लोगों को, रेड क्रॉस सोसाइटी आपदा काल में लोगों के चिकित्सा सुविधा
और पुनर्वास हेतु धन देती है। रेड क्रॉस सोसाइटी लोगों को चिकित्सा सुविधा और पुनर्वास हेतु धन देती है। अभी तक हम आपसे बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ की कक्षा 5 की किताब से। अब हम आपसे यूपी की किताब की बात करेंगे।